नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी, उसी से रिलेटेड उसी का शेष पार्ट है और खासकर स्कूल लेक्चरर के विद्यार्थियों के लिए है। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए। कौन सा टॉपिक है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, इसमें मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये आज की सेकंड नंबर की वीडियो है और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न पदार्थ, तो यानी ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैसें, कौन कौन से पदार्थ धरातल पर आते हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तो देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्वालामुखी से जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सर्वप्रथम यानी गैस और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जो प्रेशर कुकर का सिस्टम होता है, दाल अपने उबालते हैं, उसमें सबसे पहले जब सीटी आती है तो यानी गैस निकलती है स्पीड से, और गैस के बाद में जैसे ही गैस थोड़ी कम होती है तो फिर जलवाष्प, पानी की फुहारें निकलने लगती है। फिर उसके बाद अगर और सीटी आती है तो फिर जो दाल होती है उसके छोटे छोटे कण बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद थोड़े बड़े, और फिर बाद में जो एसिड, जो लावा निकलता है वो लास्ट में निकलता है। तो यही सिस्टम इसका है एक प्रकार से ज्वालामुखी का। तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो सबसे पहले जलवाष्प और गैस बाहर निकलती है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, कौन सा, क्या निकलता है? तो जलवाष्प एवं गैसें। प्यारे दोस्तों, जब ज्वालामुखी से सबसे पहले जो निकलता है तो जलवाष्प निकलता है। सर्वप्रथम जलवाष्प और कितने परसेंट? लगभग 60 से लेकर 90% तक क्या निकलता है? जलवाष्प बाहर निकलता है। जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उस ज्वालामुखी में से 60 से लेकर 90% तक क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। और जलवाष्प के साथ साथ कुछ गैसें निकलती हैं। तो कौन कौन सी गैसें होती हैं? एक तो जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा नाइट्रोजन निकलती है। कौन सी? नाइट्रोजन बाहर निकलती है, नाइट्रोजन। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या निकलती है? तो नाइट्रोजन, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें इस ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के भूगर्भ से यानी बाहर निकलती है ज्वालामुखी के माध्यम से। उसमें सर्वाधिक मात्रा में अगर होता है तो वो जलवाष्प 60 से लेकर के 70% अगर जो पाया जाता है तो उसके दौरान जलवाष्प पाया जाता है। इसके अलावा विखंडित पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो विखंडित पदार्थ में कौन कौन से होते हैं? विखंडित पदार्थ। अच्छा, इस विखंडित पदार्थ में क्या चीज निकलती है? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यानी ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उस ज्वालामुखी उद्गार में कुछ धूल, धुआं और कुछ राख के कण निकलते हैं, जिनको हम टफ कहते हैं। क्या कहते हैं? धूल, धुआं और जो राख के कण निकलते हैं उनको टफ कहते हैं। और उससे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो मटर के दाने के समान हो जाते हैं, उन टुकड़ों को हम बोलते हैं लेपली। लेकिन कुछ इंच से लेकर के कुछ फीट तक के अगर हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं बम्मो। और अगर उससे भी बड़े हो जाते हैं तो उनको ब्रेसिया के नाम से जाना जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, ये जो पदार्थ होते हैं आपको इसके अंतर्गत याद रखना है कि क्या निकलते हैं? धूल, धुआं एवं
किसके? राख के कण सर्वप्रथम बाहर निकलते हैं, सर्वप्रथम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो क्या निकलते हैं? धूल, धुआं और राख के कण बाहर निकलते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें टफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिन्हें टफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? टफ कहा जाता है। यानी जो राख के कण निकलते हैं, जो बारीक कण होते हैं राख के, धूल, धुआं और राख के जो सबसे बारीक कण होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? टफ कहते हैं। अगर वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, मटर के दाने के समान हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? यदि उनका आकार कैसा हो जाता है? मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान हो जाता है। दाने के समान कैसा हो जाता है? मटर के दाने के समान हो जाता है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको लेपली बोला जाता है। क्या कहा जाता है? लेपली कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेपली कहा जाता है। अगर प्यारे दोस्तों वो मटर के दाने से थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी मटर के दाने से थोड़े बड़े, यानी मैं कहूं कुछ इंच से लेकर के कुछ फीट तक हो जाते हैं, या कई फीट तक अगर उनकी हो जाती है, मोटाई अगर हो जाती है या लंबाई उनकी हो जाती है, तो उनको फिर बम कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो उनको आपको याद रखना है, कितने? कुछ फीट से लेकर के, यहां मैं लिख देता हूं, कुछ इंच से लेकर के, इंच से लेकर कई फीट तक, कई फीट तक के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो कई फीट तक के अगर वो टुकड़े हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको बम कहते हैं। क्या कहते हैं? बम कहा जाता है। अगर ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, इससे भी बड़े हो जाते हैं, यानी अनेकों फीट के हो जाते हैं, या मैं कहूँ कई फीट के हो जाते हैं, या फीट, या इससे भी बड़े हो जाते हैं, इससे भी बड़े अगर टुकड़े हैं, बड़े टुकड़े होते हैं, टुकड़े, तो उनको क्या कहा जाता है? तो यदि और बड़े हो जाते हैं टुकड़ों, तो उनको ब्रेसिया कहा जाता है। क्या? ब्रेसिया कहा जाता है। ब्रेसिया, ये ब्रेसिया कहा जाता है इन टुकड़ों को। यानी उनका आकार अगर मटर के दाने के समान है तो वो लेपली कहलाते हैं। मटर के दाने से अगर बड़े हो जाते हैं, कई फीट के हो जाते हैं, तो उनको बम कहा जाता है। और यदि उनसे भी बड़े हो जाते हैं ये, तो जो बड़े आकार के जो टुकड़े उस ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी मुख से होकर के, या मैं कहूँ ज्वालामुखी छिद्र से होकर के बाहर आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्रेसिया कहा जाता है। इसके अलावा होती है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट लावा होता है, जो थर्ड नंबर पर निकलता है। यानी सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर मैं कहूँ कि पहले नंबर पर जलवाष्प, दूसरे नंबर पर विखंडित पदार्थ, और तीसरे नंबर पर जो निकलता है उसको अपन बोलते हैं क्या? लावा। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है प्यारे दोस्तों? यानी भूगर्भ से जो तप्त मैग्मा बाहर निकलता है, भूगर्भ से जो तप्त या जो गर्म मैग्मा बाहर निकलता है, वो जैसे ही सरफेस पर आता है तो उसको लावा कहा जाता है। यानी जब तक वो भूगर्भ के अंदर है तब तक उसको मैग्मा कहते हैं, और जैसे वो सरफेस पे या सतह पर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा, यानी लावा कहा जाता है। मैग्मा को सरफेस पे आते ही लावा कहा जाता है। ये लावा दो प्रकार का होता है, एक तो यानी जो चिपचिपा पतला गाढ़ा होता है, और एक थोड़ा सा पतला होता है। तो ये अलग अलग प्रकार से अपन स्टेप बाय स्टेप। तो लावा में आपको पढ़ना है कि लावा कौन सा होता है। तो लावा उसको कहा जाता है ज्वालामुखी उद्गार के समय। किसके समय? तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो तप्त मैग्मा बाहर निकलता है, मैग्मा भूगर्भ से बाहर निकलता है, उसे सतह पर
आते ही क्या कहा जाता है? आते ही लावा कहा जाता है, लावा कहा जाता है। यानी जब तक वो भूगर्भ के आंतरिक भाग में, जब तक भूगर्भ के वो आंतरिक भाग में, तब तक तो वो क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। और जैसे ही वो सरफेस पे आ जाता है, सतह पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, वो तब तो मैग्मा, तो उसको क्या कहते हैं? लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको लावा कहा जाता है। और ये धरातल पर आकर के ठंडा होकर के जो रूप धारण करता है, तो उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो किससे होता है? तो ये जो लावा धरातल पर, कहां पर? धरातल पर ठंडा होकर किसका निर्माण करता है? तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो आग्नेय चट्टानों का क्या करता है? निर्माण करता है। जो चट्टानें बनती हैं आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। इनको कैसी चट्टानें बोलते हैं? आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दौरान होता है। ये जो लावा होता है तो ये दो प्रकार का होता है, एक एसिड लावा और एक होता है बेसिक लावा। एक तो एसिड लावा होता है, जो एसिड लावा, और एक बेसिक लावा। कितने प्रकार का? तो एक तो एसिड लावा और एक होता है बेसिक लावा। ये जो एसिड लावा होता है, एसिड लावा थोड़ा हल्का गाढ़ा होता है, जबकि बेसिक लावा होता है ये थोड़ा पतला होता है और सतह पर आराम से फैल जाता है। जो यानी जो पठारों का निर्माण होता है, तो वो किससे होता है? बेसिक लावा से होता है। और एसिड लावा हल्का गाढ़ा और चिपचिपा होता है। तो ये एसिड लावा कैसे होता है? तो आपको याद रखना है, हल्का गाढ़ा व कैसा होता है? चिपचिपा होता है। जबकि ये जो बेसिक लावा होता है, तो इसमें आपको याद रखना है, ये हल्का पतला होता है। हल्का पतला वह कैसा होता है? ये धरातल पर, किस पर? धरातल पर शीघ्र फैल जाता है। तो ये हमको याद रखना था किसके संदर्भ में? इसके संदर्भ में। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। देखो एक बार दोबारा से बता देते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान या ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई निकलता है कोई पदार्थ, तो वो होता है कौन सा? जलवाष्प बाहर निकलता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन निकलता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प बाहर निकलता है। कितने प्रतिशत? 60 से लेकर के 90% तक जलवाष्प बाहर निकलता है। कितने परसेंट तक? तो 60 से लेकर के 90% तक जलवाष्प बाहर निकलता है। और इस जलवाष्प के अंतर्गत कुछ गैसें भी बाहर निकलती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसके अलावा मैंने बताया प्यारे दोस्तों कि विखंडित पदार्थ बाहर निकलते हैं। और विखंडित पदार्थ में जैसे धूल, धुआं, राख जो बाहर निकलते हैं, जो बारीक कण होते हैं, उनको अपन किस नाम से जाना जाता है? उनको टफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें टफ कहा जाता है। अगर उनका आकार थोड़ा मटर के दाने के समान हो जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? लेपली कहा जाता है। और लेपली से थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कई फुट तक का हो जाता है, तो उनको बम कहा जाता है। और बम से यानी कई फुट, अनों फुट तक का हो जाता है, बड़े बड़े जो टुकड़े आ जाते हैं, विशाल टुकड़े, यानी भूगर्भ से या छिद्रित नली से होकर के बाहर आ जाते हैं ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, उनको क्या कहा जाता है? ब्रेसिया कहा जाता है। इसके अलावा 3rd नंबर पर मैंने आपको बताया लावा। और प्यारे दोस्तों ये जो लावा होता है, ये ज्वालामुखी उद्गार के समय जो तप्त मैग्मा भूगर्भ से बाहर निकलता है, उसे यानी जो भूगर्भ के अंदर होता है तब तक उसको मैग्मा कहते हैं। और जैसे ही वो सतह पर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। और ये जो लावा होता है, इससे क्या है कि धरातल पर आकर के ठंडा हो जाता है, और जो चट्टान बनती है वो कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसके अलावा मैंने बताया कि ये जो लावा होता है 2 प्रकार का होता है, एक एसिड लावा और एक बेसिक लावा। एसिड लावा ये हल्का थोड़ा गाढ़ा होता है, और इससे क्या होता है कि ये चिपचिपा होता है।
इसके अलावा जो बेसिक लावा ये हल्का पतला होता है और धरातल पर आराम से फैल जाता है। तो ये था कौन सा, तो यानी ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम कि ज्वालामुखी के विभिन्न अंग। तो ज्वालामुखी के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों, यानी ज्वालामुखी के दौरान कौन कौन से अंगों का निर्माण होता है। जैसे ज्वालामुखी क्रिया होती है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ये ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान क्या होता है कि इस प्रकार से होता है, ये एक छिद्रित नली होती है और इस नली में इस प्रकार से है, ये होता है क्या, ज्वालामुखी। इस प्रकार से ज्वालामुखी की क्रिया होती है और यहां पर सतह पर आकर के ये फैल जाता है, ये ज्वालामुखी क्रिया होती है। अच्छा, ये जो फैल जाता है ये, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ज्वालामुखी। इस प्रकार से होता है। अब देखो इसमें अलग होता है, यानी जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो ज्वालामुखी जब क्रिया प्रारंभ होती है तो एक शंकुनुमा आकार बनता है। कौन सा आकार बनता है, शंकुनुमा आकार बनता है, जिसको अपन बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु। क्या कहते हैं, तो इसको बोल देते हैं हम, यहां मैं लिख देता हूं ज्वालामुखी शंकु। कौन सा, यानी एक शंकुनुमा आकृति बन जाती है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसकी जो आकृति होती है एक शंकु के समान बन जाती है, जिसको हम ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। अगर वो ज्वालामुखी शंकु और बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो यानी ये बड़ा हो गया तो इसको क्या कहा जाएगा, इसे ही कहा जाता है कौन सा, ज्वालामुखी। यानी शंकु का आकार अगर बड़ा हो गया तो क्या बन जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। क्या कहलाता है, यदि छोटा है तो वो शंकु कहलाएगा, और अगर उसका आकार विस्तार बड़ा हो गया, यानी और उससे लावा निकलता गया और जमता गया, निकलता गया और जमता गया, तो जो विशाल आकृति बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। अच्छा, इस ज्वालामुखी जो शंकु होता है, इस ज्वालामुखी शंकु का एक पतली नली के माध्यम से इसका जुड़ाव होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, या मैं यहां लिख देता हूं भूगर्भ। तो इस भूगर्भ से जो जुड़ाव होता है तो इसको अपन बोलते हैं ज्वालामुखी पाइप। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी नली कह सकते हैं। क्या, ज्वालामुखी नली, या इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी पाइप। क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी पाइप कहा जाता है। यानी ज्वालामुखी मुख, ये ज्वालामुखी का मुख हो गया, और ज्वालामुखी मुख का संपर्क किससे होता है, भूगर्भ से होता है। और भूगर्भ से जिस माध्यम से होता है, इस पतली नली के माध्यम से होता है। इस पतली नली को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी पाइप कहा जाता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ज्वालामुखी क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है, ज्वालामुखी मुख कहा जाता है। ज्वालामुखी मुख, या इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी मुख और ज्वालामुखी छिद्र। अगर क्या होता है कि यानी एक लंबे समय के दौरान उसका मुख अगर चौड़ा हो जाता है, या विस्फोट के दौरान वो फैल जाता है, तो उसको अपन बोल देते हैं काल्डेरा बोल देते हैं। क्या कहा जाता है, अगर ये चौड़ा हो जाता है, ये जो आकार है ये अगर और बड़ा हो गया, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी काल्डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काल्डेरा। तो इसे ज्वालामुखी काल्डेरा कहा जाता है। तो ये ज्वालामुखी के विभिन्न अंग थे। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम साथ साथ में नोट करते चलेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ज्वालामुखी शंकु के बारे में, याद रह जाएगा क्या, ज्वालामुखी शंकु। अच्छा, ज्वालामुखी शंकु के बारे में आपको याद रखना है कि यानी
जब भूगर्भ से लावा निकलता है और वो एक यानी शिखर नुमा आकृति में या एक शंकु नुमा आकृति में जमा हो जाता है। यानी मैं यहां लिख देता हूं, भूगर्भ से, किससे, भूगर्भ से निकलने वाला लावा, निकलने वाला मैग्मा, मैग्मा एक शंकु नुमा आकार में, नुमा आकार में जमा हो जाता है। कैसे, आकार में जमा हो जाता है। जब जमा हो जाता है कैसे आकार में, एक शंकु नुमा आकार में जमा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। यानी ज्वालामुखी से जो निकलने वाला जो लावा या जो को मैग्मा और सतह पर आके लावा बन जाता है, वो जैसे ठंडा हो जाता है, फिर उसके ऊपर लावा मैग्मा निकलता है, फिर वो ठंडा होकर लावा फिर निकलता है, फिर तो एक शिखर नुमा आकृति बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत, तो ज्वालामुखी पर्वत किसको कहते हैं, यदि शंकु का आकार विस्तृत हो जाता है, शंकु का आकार और विस्तृत हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, ज्वालामुखी पर्वत कहला जाता है, हैं? तो यहां लिख देता हूं मैं, किसका आकार, शंकु का आकार, शंकु का आकार बड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जाता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। ये अगर इसका आकार और बड़ा हो गया या आकार में वृद्धि हो गई तो इससे क्या बन जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। अगर शंकु का आकार अगर बड़ा हो गया तो वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। तो ये आपको याद रखना था। इसके अलावा ज्वालामुखी नली, तो ये आपको नली याद रखनी है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी नली, नली बोल सकते हैं या इसी को हम पाइप कह सकते हैं। आपको याद रखना है कि ज्वालामुखी के मुख का या मैं कहूं ज्वालामुखी के छिद्र का एक पतली नली के माध्यम से, जिसके माध्यम से भूगर्भ से जुड़ाव होता है, इस ज्वालामुखी छिद्र का जिसके माध्यम से भूगर्भ से जुड़ाव होता है, जिससे मैग्मा बाहर निकलता है, इस पाइप को क्या बोलते हैं हम, ज्वालामुखी नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, ज्वालामुखी नली कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, मुख का, मुख का भूगर्भ से, भूगर्भ से, मुख का भूगर्भ से जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से जुड़ाव होता है, क्या होता है, जुड़ाव होता है, होता है, क्या कहलाता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वालामुखी पाइप कहलाता है। तो ज्वालामुखी पाइप कहलाता है। एक होता है, या इसको ज्वालामुखी पाइप कह देते हैं, और ज्वालामुखी का छिद्र, छिद्र किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, क्या, छिद्र। तो छिद्र में आपको याद रखना है कि जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से भूगर्भ से तप्त मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको ज्वालामुखी का मुख कहते हैं या ज्वालामुखी का छिद्र कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि भूगर्भ का, किसका, भूगर्भ का या भूगर्भ से, भूगर्भ से तप्त मैग्मा जिसके माध्यम से बाहर निकलता है, जिसके माध्यम से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, निकलता है, ज्वालामुखी मुख कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख कहलाता है। और ज्वालामुखी काल्डेरा किसको बोलते हैं, क्या, काल्डेरा, ये काल्डेरा किसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों, यानी ज्वालामुखी मुख का आकार किसी कारणवश बड़ा हो जाए
यानी अत्यधिक विस्फोट के कारण अगर उसका मुंह फट जाए और एक विशाल गहरा हो जाए तो उसी को जो झील बनती है उसको काल्डेरा झील बोल देते हैं। तो मैं आपको यहां लिखूंगा कि ज्वालामुखी का मुख विस्तृत हो जाना, किसका? ज्वालामुखी का मुख विस्तृत हो जाना। क्या हो जाना? विस्तृत हो जाना। तो ज्वालामुखी का मुख अगर विस्तृत हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? काल्डेरा बन जाता है। तो ये था ज्वालामुखी के अंग। अब प्यारे दोस्तों हम देखते हैं, इसका एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। तो कौन कौन से पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं? सबसे पहले जलवाष्प और गैस निकलती है, यानी सर्वप्रथम जलवाष्प, और कितना परसेंट? 60 से 90% जलवाष्प ज्वालामुखी के दौरान बाहर निकलता है। इसके साथ में कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है। और विखंडित पदार्थ कौन कौन से निकलते हैं? तो जैसे धूल, धुआं और राख निकलती है कि कण सर्वप्रथम बाहर आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको टफ के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जिनको टफ कहा जाता है। और ये अगर मटर के दाने के समान हो जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं मटर के दाने के समान, तो उनको क्या कहा जाता है? तो अगर उनकी आकार मटर के दाने के समान हो गया तो वो क्या कहलाते हैं? लेपली कहलाते हैं। लेकिन इनका कुछ इंच हो जाते हैं और इनसे कुछ फुट हो जाते हैं, यानी मटर के दाने के से थोड़ा बड़ा आकार हो जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको ज्वालामुखी बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी बम कहा जाता है। और ये कई फीट तक इनका आकार हो जाए, यानी बम से भी बड़ा हो जाए, तो वो ज्वालामुखी या ब्रेसिया कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? ब्रेसिया कहा जाता है। इसके अलावा था लावा, कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो तप्त मैग्मा भूगर्भ से बाहर आता है और सतह पे आता है और आते ही ठंडा हो जाता है, उसको अपन लावा बोलते हैं, यानी सतह पे आते हैं उसको लावा कहा जाता है। जैसे ये धरातल पे आकर ठंडा होता है, शीतल हो जाता है, तो इससे कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। कौन सी चट्टानों का? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और दो प्रकार का लावा होता है, एक एसिड लावा जो हल्का गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, और एक होता है बेसिक लावा होता है जो हल्का पतला और धरातल पर शीघ्र फैल जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं बेसिक लावा। इसके अलावा हमने यहाँ लिखा ज्वालामुखी के विभिन्न अंग। तो ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग होते हैं? तो यानी ज्वालामुखी जब भूगर्भ से बाहर निकलता है तो इस धरातल को, ये यहाँ पे कमजोर धरातल होता है, इस प्रकार से इस कमजोर धरातल को फोड़ करके और यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार इस मुख से बाहर निकलता है। फिर जैसे मुख से बाहर निकलता है और मुख के दोनों ओर इसको जमाव होता रहता है, जैसे सतह पे आया लावा और ठंडा हुआ, फिर ऊपर लावा, फिर ठंडा हुआ, तो एक शंकुनुमा आकृति बन जाती है जिसको हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। अगर इस शंकु का आकार विस्तृत हो जाता है, लंबे समय तक अगर ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, तो वो जो बनता है उसको हम ज्वालामुखी पर्वत कह देते हैं। और इस ज्वालामुखी मुख का जो भूगर्भ से जिसके माध्यम से कनेक्शन होता है तो वो ज्वालामुखी नली या ये पाइप कहलाता है। अच्छा, जिससे होकर के भूगर्भ से ये मैग्मा बाहर निकलता है सतह पे, उसको ज्वालामुखी मुख या छिद्र कहते हैं। अगर ये छिद्र किसी कारणवश विस्तृत हो जाता है विस्फोट के कारण, तो वो क्या कहलाता है? काल्डेरा कहलाता है। और बाद में जब ये मुख ये बंद हो जाता है, मुख अवरुद्ध हो जाता है, तो यहाँ पे झील बन जाती है जिनको अपन बोलते हैं काल्डेरा झील कहा जाता है। तो ये था इसके संदर्भ में जो मैंने आपको बताया ज्वालामुखी शंकु। ये भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा एक शंकु के आकार में जमा हो जाता है, जिसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी पर्वत शंकु का आकार बड़ा हो जाता है और तो वह क्या कहलाता है? ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। ज्वालामुखी नली, तो मुख का भूगर्भ से जिसके माध्यम से कनेक्शन होता है, वो माध्यम जुड़ाव होता है, वो ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली कहलाता है। छिद्र, यानी भूगर्भ से मैग्मा जिसके माध्यम से, नली के माध्यम से जो बाहर निकलता है, तो उसको छिद्र कहते हैं। और काल्डेरा, अगर छिद्र विस्तार हो जाए तो वो क्या कहलाता है? काल्डेरा। और जब बाद में ये अवरुद्ध हो जाता है नली और बाद में यहाँ पे झील बन जाती है, उसको अपन कौन सी झील कहते हैं? तो काल्डेरा झील कहा जाता है। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ चुका होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में भी ये याद रह जाएगा। इसके अलावा आपको और याद रखना है कि ज्वालामुखी के प्रकार। तो ये ज्वालामुखी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए सबने?
तो ज्वालामुखी के प्रकार, तो ज्वालामुखी कितने प्रकार का पाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो ज्वालामुखी मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, किसके प्रकार? तो ज्वालामुखी के प्रकार, और ये प्रकार दो प्रकार के पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार, ये ज्वालामुखी दो प्रकार के पाए जाते हैं। और कौन कौन से होते हैं इनको मिटा देता हूं मैं। तो एक तो होते हैं दरारी उद्गार वाले, हाँ, या अपन कह सकते हैं शांत उद्गार वाले। इनके संदर्भ में थोड़ा सा वो डायग्राम मैं आपको बता देता हूं। एक तो होते हैं उद्गार के आधार पर, एक होते हैं सक्रियता के आधार पर। थोड़ा सा इसको इधर बना देता हूं। किसके आधार पर? ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो सक्रियता के आधार पर और एक किसके आधार पर होते हैं? तो एक होते हैं दरारी उद्गार के, मैं लिख देता हूं उद्गार के आधार पर। तो उद्गार के आधार पर दो प्रकार का होता है। उद्गार के आधार पर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है केंद्रीय उद्गार वाले। कौन सी? केंद्रीय उद्गार वाले। तो एक तो केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं और एक दूसरे होते हैं दरारी उद्गार वाले। कौन से? दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। कौन से? दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। और सक्रियता के आधार पर ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी। एक होते हैं शांत ज्वालामुखी, या मैं इसको बोल देता हूं सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। और थर्ड नंबर पर होते हैं, उनको बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी। तो ये कौन से हो जाएंगे? ये सुप्त ज्वालामुखी। और ये कौन से हो गए प्यारे दोस्तों? तो ये स्वांत ज्वालामुखी। तो यानी कितने प्रकार के हो गए? तो यानी ज्वालामुखी को दो प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो प्रकार से। एक तो सक्रियता के आधार पर और दूसरा होता है उद्गार के आधार पर। किसके आधार पर? सक्रियता के आधार पर और एक उद्गार के आधार पर। सक्रियता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। जबकि केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले किसके आधार पर होते हैं? उद्गार के आधार पर होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी यानी इनमें हमेशा इस ज्वालामुखी छिद्र से होकर के या ज्वालामुखी के मुख से होकर के धुआं, जलवाष्प, राख और इसके जो पदार्थ, जो कण होते हैं, वो हमेशा निकलते रहते हैं इसके मुंह से। तो उसको अपन बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। शांत सुषुप्त ज्वालामुखी उसको बोलते हैं कि इसमें क्या है कि वर्तमान में ये शांत है, यानी इससे ज्वालामुखी से धूल, धुआं, राख, कली पदार्थ, ये जो लावा मैग्मा निकला, लेकिन वर्तमान में सुषुप्त हैं। लेकिन भविष्य में कभी भी इनसे उद्गार हो सकता है, कभी भी उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। तो उनको अपन कौन से बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। और शांत ज्वालामुखी वे होते हैं कि एक लंबे समय तक पड़े हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई उद्गार नहीं हुआ है। यानी पहले प्राचीन समय में वहां उद्गार हुआ था, वहां पर्वतों का निर्माण हो गया, लेकिन वर्तमान में वो कैसे पड़े? बहुत लंबे समय से शांत पड़े, वहां पे उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये सक्रियता के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी। ये केंद्रीय उद्गार वाले यानी इनके काफी अंदर से इनका उद्गार होता है और ये दरारों से होते हैं। तो ये हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। मैं समझता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ये किस प्रकार के ज्वालामुखी हो गए? तो ये शांत प्रकार के ज्वालामुखी हो गए।